को नमस्कार। आप सभी प्यारे छोटे बंदरों का दिल से स्वागत करना चाहूंगा मैं आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए फटाफट से। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाइयों? सब बढ़िया है? सारे बच्चे आ जाओ बेटा। देव, उर्मिला, कौशल, हेलो भाई। हेमलता, सोनी, हेलो पंकज, नमस्कार भाई। शिवांश, हेलो अभिषेक, कैसे हो मेरे भाई? नाइस नाइस नाइस। हिमानी, सोनी, हिमानी सैनी, अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अंकिता, जांकिट, हेलो नंदिनी, हेलो माया राम। आज हम आप सभी के साथ मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों कहानी को समझने का काम करेंगे। आज हम आप सभी के साथ मिलकर मेरे प्यारे दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना जी। और आज हम आप लोगों के साथ पार्टिसिपल्स की अगली एक कहानी को समझने का काम करेंगे, जिसे हम शास्त्रों में पार्टिसिपल फ्रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे हम पार्टिसिपल फ्रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पार्टिसिपल फ्रेज होता क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज होता क्या है? सारे बच्चे आ जाओ बेटा फटाफट से। देखिए मेरे बच्चों, पार्टिसिपल का मतलब तो हमें समझ आ ही गया है, जो अपने आप में एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का काम करता है। और फ्रेज का मतलब हमें समझ आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब हमें क्या समझ में आता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो शब्दों का ऐसा समूह, मैंने क्या कहा? शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में क्या काम करता है? क्या बोले हम? शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में क्या काम करता है? आधा अधूरा मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है बेटा। हाँ, है ना। एडजेक्टिव या एडवर्ब हमारे सामने लिखा हुआ हो और इसके बाद हमें लिखे हुए मिलते हैं इसी के अलावा और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स, तो ये कहलाता है हमारा पार्टिसिपल फ्रेज। क्या कहलाता है हमारा? पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है भाई, ठीक है। अब दोस्तों, पार्टिसिपल फ्रेज के इस परिवार को हम समझने के लिए क्या तैयारी करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से एक एक करके बातचीत को समझने का काम करते हैं, ठीक है जी। ओके, हाँ है ना? ठीक है भाई। लिटरली सर, जैसा आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एग्जामिनर वैसे ही पेपर बना रहा है। सच में लव यू सर, थैंक यू सो मच गौरव भाई। चलो पढ़ाई पे ध्यान देगा मेरा बच्चा। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो चलो, पहले इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। पहले इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए चलिए फटाफट से दिमाग लगाना शुरू करेंगे। सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे पहले। शाबाश शाबाश। आप इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को बेटा एक बार ध्यान से पहले पढ़कर देखेंगे। चलिए फटाफट से पहले एक बार आप इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखेंगे, फिर आप लोगों को एक प्यारी सी बात मैं समझाऊंगा। अगर ये वाक्य आपने पढ़ लिए हैं तो जरा प्यार से यस सर कह दीजिएगा बच्चों। अगर ये वाक्य आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिए हैं तो जरा यस सर कह दीजिएगा भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चों। देखो, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में आप लोगों को दो तरह के एक्शंस बताए हैं। क्या बताए हैं? एक नहीं,
दो तरह के आप लोगों को एक्शंस बताए हैं, ठीक है तान्या जी, दो तरह के एक्शंस बताए हैं। पहला जो एक्शन हमारे सामने है, पहला जो एक्शन हमारे सामने है, उस एक्शन को हम कहते हैं इमीडिएट एक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इमीडिएट एक्शन, ठीक है जी, क्या कहते हैं? इमीडिएट एक्शन। बात समझ रहे हैं? इमीडिएट एक्शन को हम इमीडिएट एक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्शन है, ये जो एक्टिविटी है, तुरंत हमारे सामने होती है। ये जो एक्शन है, एक्टिविटी है, तुरंत हमारे सामने होती है। या फिर इसी चीज को हम कभी कभी पैरेलल एक्शन भी कह देते हैं, ठीक है ना। पैरेलल एक्शन का मतलब क्या होता है? एक काम जो साथ साथ हुआ, एक ऐसा एक्शन जो कैसा हुआ बाबू? साथ साथ हुआ है। अब साथ साथ होने का मतलब क्या समझ में आता है? साथ साथ होने का मतलब हमें समझ में आता है कि दो एक्शंस हमारे होते हैं, नो गैप बिटवीन, नो गैप बिटवीन एक्शन 1 एंड एक्शन 2। दो एक्शंस हमारे सामने जो होंगे ना, उन दोनों एक्शंस में अपने आप में कोई भी गैप नहीं होता। क्या बोले हम? उनमें अपने आप में कोई भी गैप नहीं होता। अब जब दो एक्शंस के बीच गैप नहीं होता तो इन दोनों को आपस में मिलाने का क्या तरीका है? ध्यान दीजिएगा भाई, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, एक ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इन दोनों के दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को, इन दोनों के दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का क्या तरीका होगा? इन दोनों के दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का क्या तरीका होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं एक ही हैं, तो इस लिखी हुई वर्ब को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसके बाद ये जो लिखा ऑब्जेक्ट है, ये यू का यू, आगे हमने लगा दिया कॉमा, ठीक है जी। फिर हमें ये समझ में आया, ये हमारे सामने सारा का सारा बन क्या जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन जाता है बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कायदे से क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो क्वालिफाई किसको करेगा? इस लिखे हुए आने वाले सब्जेक्ट को, इस लिखे हुए आने वाले सब्जेक्ट को, ठीक है भाई। आगे हमारी बातचीत ऐसे हो गई। ये हो गया हमारा पहला तरीका, ये हो गया हमारे सामने क्या चीज? पहला तरीका, ठीक है जी। ये हो गया हमारे सामने पहला तरीका, ठीक है ना। अब यही है वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट ने क्या किया है? आगे ये वाला एक्शन परफॉर्म किया है। मैं इसको समझाऊंगा, अभी रुको, पहले ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहले इस ढांचे को समझने का काम करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने एक सेंटेंस कहा, शी सॉ मी, फुल स्टॉप, शी स्टार्टेड स्माइलिंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का तरीका बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? हम इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपस में जोड़ने का काम करेंगे। कैसे जोड़ेंगे आपस में प्रेजेंट पार्टिसिपल से? आप कहेंगे बहुत आसान है गुरुजी, अभी तो बताया आपने। सर दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे ही हैं। बोलो हाँ। आपने इससे बनाया सीइंग मी, मुझे देखते ही उसने क्या किया? शी। और शी कौन है? जिसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। भाई कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर पार्टिसिपल फ्रेज किस काम आते हैं? पार्टिसिपल फ्रेज दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फिर से बोलें जरा, पार्टिसिपल फ्रेज अपने आप में अलग कुछ नहीं होते, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फिर से बोलूं मेरे बच्चों, पार्टिसिपल फ्रेज अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। एक वाक्य और लिखता हूं, जरा जोड़कर दिखाएंगे फटाफट से। रवि एंटर्ड द क्लास, एवरीवन, सॉरी, ठीक है, फाइन। सेंटेंस को ध्यान से समझने की काम करना, ठीक है ना। ही स्माइल्ड एट मी। बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के दिखाएंगे फटाफट से। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाएंगे फटाफट से। तो आप क्या कहेंगे? सर रवि ने जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री की, एंट्री करते ही उसने मुझे देखा और मुस्कुराने लग गया, है ना। जब दो दोस्त होते हैं बहुत गहरे एक दूसरे के साथ,
दो दोस्त जब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में हो ना, तो एक दूसरे को देखकर ही इतनी मुस्कुराहट हो जाती है, एक दूसरे को देखकर ही सारे की सारी गम दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं। तो सर अंदर घुसते ही वह मुस्कुराने लग गया, है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्त, इस लिखी हुई वर्ब को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पार्टिसिपल फ्रेज में, एंटरिंग द क्लास। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे जिस रवि की हम यहां बात कर रहे हैं वही यहां पर ही है, तो इस रवि को उठाकर हम ही की जगह रख देंगे। ठीक है, रवि, और रवि ने क्या काम किया सर, उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। अब आप अगर किसी भी लेवल पर पेपर दे रहे हैं, स्टेट लेवल पर या सीडीएस एनडी में, तो आपसे पूछा जाता है ये अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरी बात, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, रवि को। किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा जी, रवि को। तो ये तो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ढांचा। ठीक है, अब आता है एक दूसरा हमारे सामने शैतान बच्चा, जिसे हम कहते हैं टाइम टेकन एक्शन। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम टाइम टेकन एक्शन, यानी कि मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जो तुरंत होता नहीं है, जिसमें होने में गैप होता है, जिसके अंदर एक्शन होने में समय लगता है। अब ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसके अंदर भी दो एक्शंस होंगे, है ना। यानी कि एक ऐसा एक्शन होगा जो अपने आप में पूरा हो चुका होगा या पूरा हो जाएगा, पहला एक्शन कंप्लीट होगा, और जो दूसरा एक्शन है वो क्या होगा, लेटर, यानी कि बाद में होगा। क्या कहोगे, लेटर के साथ एक्शन लिख दूंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो दूसरा एक्शन है ये कब होगा, आप कहेंगे सर ये दूसरा एक्शन एक के कंप्लीट होने के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। अब इसको कैसे लिखा जाए, इसको भी लिखने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखो आपको ये तो पता ही है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ने के लिए पार्टिसिपल फ्रेज का यूज करते हैं। जरा हाँ तो बोल दो फटाफट से, ठीक है जी, हाँ के ना। ये बात अपनी समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना। अब इस पॉइंट पर अगर हम समझने का काम करते हैं तो ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये और ये दोनों एक ही सब्जेक्ट होंगे, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब ये जो हमारे पास वर्ब है ये काम का पूरा होना हमें बताती है, इसी के लिए हम लोग इसके साथ लिखने का काम करते हैं, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, और आगे हमने लिख दिया क्या चीज, ऑब्जेक्ट। अब आपके दिल में ये आएगा, आपके दिल में आएगा कि सर जी ये होता क्या है, काम पूरा हो चुका। तो पूरे हो चुके काम को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। बोलो जरा किस नाम से जानते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, ये हमें बताने की कोशिश करता है ऐसे एक्शन के बारे में जो एक्शन अपने आप में पूरा हो चुका, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन। अगर हम इसको समझें तो ये रहता अपने आप में एडजेक्टिव, क्वालिफाई किसको करेगा, आने वाले इस लिखे हुए सब्जेक्ट को। ठीक है, और इसी सब्जेक्ट ने आगे की वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम किया। ठीक है भाई, गॉट इट, हाँ कि ना। यहां तक की बात समझ आई। मैं आपके सामने यहां दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ बनाकर दिखाएं, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाएं फटाफट से, चलो चलो फटाफट से जोड़कर दिखाएंगे। दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के दिखाओ फटाफट से, चलिए भाई। थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे कोशिश मेरे छोटे बंदर। शाबाश। तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ना शुरू करेंगे। सर रीना ने पहले ये काम पूरा किया,
क्या अपना काम करने का जो एक्शन है वो पूरा हो चुका, उसके बाद वो सो गई कुछ समय के लिए। तो बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, हैविंग फिनिश्ड द वर्क कोमा। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं रीना, उसी के लिए शी यूज हुआ है। तो क्योंकि हमारे सेंटेंस की असलियत में शुरुआत तो अब यहीं से होगी भाई, नाउन के बाद तो प्रोनाउन आएगा, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत यहीं से अब हो रही है, हाँ कि ना। अब ये पूरा का पूरा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है किसको क्वालिफाई कर रहा है, रीना को। यही रीना है जो कुछ समय के लिए सो गई। खत्म हो गई बात भाई, हाँ कि ना। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है भाई, ओके। चलो भाई अब दूसरे सवाल की बात करते हैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं। ध्यान से देखने का काम करो बेटा, इसको बनाने का काम करेंगे। तो उस इंसान ने क्या किया है, कंप्लीट किया है, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क। होमवर्क को शॉर्ट में लिख देता हूं होमवर्क, ठीक है जी। अब आप एक बात को ध्यान से देखेंगे, सर ऊपर वाले जो भी हमारे सामने ये सवाल लिखे थे, यहां पर भी शी, यहां पर भी शी, यहां जिस रवि की बात कर रहे हैं उसके लिए ही, यहां हम जिस रीना की बात कर रहे हैं उसी के लिए शी। यहां पर अगर हम कहें तो सर जी ये अपने आप में एक ही है, और यहां पर लिखा है मदर। बाबूजी, गुरुजी, सर जी, मेरे दिल के अजीज प्यारे प्यारे हंसमुख लाडले प्यारे गुरुजी, आप अगर इनको ध्यान से देखोगे कहोगे सर यहां पर तो दोनों लिखे वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हैं। जब दोनों लिखे हुए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हैं तो भाई इसका जिक्र हम यहां पहले करेंगे ही, कॉमा, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क, और मेरे बेटा इसके बाद हम लिखेंगे किस चीज को, कोमा, आगे लिखेंगे द मदर। इस सेंटेंस में अब कोई भी छेड़खानी नहीं, ठीक है ना। अगर दोनों वाक्यों के अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो हम अलग सब्जेक्ट को पहले पार्टिसिपल फ्रेज से लिखते हैं, ठीक है भाई, ओके बेटा। सुचेन कुमार बाबू जब आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, अभी आप प्लीज पढ़ लो क्लास में बेटा, अभी पढ़ लो बेटा। राहुल प्रजापति बेटा बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबू। अब अगर ये दोनों तरह के आप लोगों को पार्टिसिपल फ्रेजेस समझ आ गए हैं तो आप लोगों को पार्टिसिपल्स की, जब हम लोन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरीज बना रहे थे, इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव, जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें यह पता चला कि एक तीसरा पार्टिसिपल का बच्चा था, याद है, याद है, वो तीसरा कौन है, वो तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम दो वाक्यों में एक्शंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जिसमें एक एक्शन पूरा हो चुका और दूसरा एक्शन बाद में। अब मेरे बच्चों इन सभी सेंटेंसेस पर मेहनत करके देखेंगे। चलिए भाई खटाखट आ जाइए मेरे बच्चे, फटाफट से इन पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 100 ग्राम मेहनत करनी शुरू करेंगे भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। सर उसने उसे देखा और उसका नाम पुकार डाला, तो क्या हुआ, यहां देखते ही साथ साथ नाम पुकार दिया। सर जी इस ही और इस ही दोनों तरफ डूअर सेम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमने बनाया, क्या कहा, सीइंग हर, कोमा, ही कॉल्ड हर नेम। खत्म हो गई बात भाई, हाँ कि ना, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। सवाल नंबर 2 हमारे सामने कहता है, सवाल नंबर 2 हमारे सामने क्या कहता है बेटा, हरी फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप। यहां हरी भी हमारे सामने, ही भी हमारे सामने, दोनों तरफ डूअर एक ही है। किसी ने काम को पूरा किया उसके बाद वो सोने चला गया, तो क्या कहेंगे आप, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। आगे हम लगाएंगे जिस हरी की बात कर रहे हैं उसी के लिए ये ही लिखा है, लिखेंगे हरी वेंट टू स्लीप। खत्म, ठीक है भाई। अब बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को आप पहले ट्राई करेंगे, फटाफट से बनाकर देखेंगे, फटाफट से बनाएंगे प्लीज। राखी ने एक गाना सुना और उसको अपने कॉलेज के दिन याद आए। क्या हुआ है यहां पर,
कोई इंसान गाना सुन रहा है, कोई इंसान गाना सुन रहा है और गाना सुनते सुनते उसे किसी की याद आई। हम्म, गाना सुनते सुनते उसे किसी की याद आई, साथ साथ काम हुआ है, इसीलिए आप यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसे जोड़ेंगे। आप कहेंगे क्या चीज, हियरिंग अ सॉन्ग कोमा, जिस राखी की बात कर रहा हूं वही शी है। आपने इसका आंसर बनाया, राखी रिमेंबर्ड हर कॉलेज डेज। खत्म। अगला सवाल, जज ने पहले सारे आर्गुमेंट सुने, उसके बाद उसने वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, जजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जज साहब सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनेंगे भाई, है ना, सुनने का काम पूरा करेंगे। उसके बाद यही तो कहेंगे, जज साहब किसी को कुछ और बोलना है, नहीं बोलना, तो अब हम तुमको जजमेंट सुनाई दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, हैविंग हर्ड, क्या कहेंगे, हैविंग हर्ड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उन सभी को सुनने के बाद, ठीक है ना, जिस जज की बात कर रहे हैं उसी का यहां पर ही लिखा है, तो यहां इस ही को द जज लिखकर आगे का सेंटेंस खत्म। ठीक है, अब भाई इस लिखे हुए सवाल पर आ जाओ बेटा, ध्यान से देखते हैं। इट वॉज संडे, नैना डिड नॉट गो एनीवेयर। सवाल पहला तो ये समझ आ ही गया, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यानी कि इट को हम यहां लिखेंगे ही। अरे हाँ है ना। अब एक बात को ध्यान से समझना, पूरा दिन कौन सा था, पूरा दिन कौन सा था। आप कहेंगे सर जी पूरा का पूरा जो दिन था वो संडे था, बोलो ना क्या कहेंगे। आप कहेंगे सर पूरा का पूरा जो दिन था वो अपने आप में संडे था। अब पूरा का पूरा दिन संडे लगातार चलता रहा, इसी की वजह से वो घर से बाहर नहीं गई। तो भैया इस लिखी हुई वर्ब से हमने क्या लगा दिया, बी के साथ आईएनजी। ठीक है भाई, भाई इसकी बेस फॉर्म क्या है हमारे सामने, बी, बी के साथ क्या जोड़ दिया, आईएनजी। आगे हम लोगों ने लिखने का काम किया संडे कॉमा, अब यहां हमारे सामने नैना कहीं नहीं गई। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, सर जी मेरे भैया बिहार में जज हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बेटा, आप भी अब जल्दी से लायक बन जाओ, आप भी अपनी इंग्लिश को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है ना। अब मैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस दूंगा बेटा, पार्टिसिपल फ्रेजेस के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखने का काम करना। ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से गलत होते हैं, समझने का काम करना। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। इन सभी वाक्यों को साथ साथ आप पढ़ ही रहे होंगे,
इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों को आप साथ साथ पढ़ ही रहे होंगे, हाँ है ना? ठीक है जी। अब अगर मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा एक गर्म लड़की ने पानी पिया। क्या ये हिंदी का लिखा हुआ वाक्य अपने आप में सही है? बताइए जरा हमको। आपके सामने एक हिंदी का वाक्य मैंने लिखा है भाई। मैंने आप सभी के सामने हिंदी का एक वाक्य लिखा है मेरे छोटे भाइयों। क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? एक गर्म लड़की ने पानी पिया। हैं जी? आप लोग सर ये क्या बदतमीजी है, गर्म लड़की? सर ये तो गलत हो गया, ये तो पूरी तरह से नॉनसेंस हो गया। क्यों हो गया है ये गलत, क्या कारण है? सर लड़की एक नाउन है, लड़की गर्म नहीं है। एग्जैक्टली जो गर्म है वो कौन है? पानी है ना? तो आप क्या कहेंगे सर, एक लड़की ने गर्म पानी पिया। मेरी बात समझ रहे? ठीक है जी। एक लड़की ने गर्म पानी पिया। यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रही है? यहां से हमें एक छोटी सी बात यह समझ में आ रही है कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें या फिर एडवर्ब की हम बात करें, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें या एडवर्ब की बात करें, चलो एडवर्ब को अभी फिलहाल डिस्कशन से बाहर करते हैं। अगर हम किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज की अगर बात करें तो बेटा हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन के नजदीक रखते हैं। नाउन या प्रोनाउन के पास रखते हैं, जिसे क्वालिफाई किया जाता है, जिसे क्वालिफाई किया जा रहा है, उसके नजदीक रखेंगे ना। अगर दूर ले जाएंगे तो मीनिंग नॉनसेंस हो जाएगा। समझ रहे? तो मीनिंग नॉनसेंस हो जाएगा अगर दूर रख दिया हमने। अब इसी तरीके से यहां जो लिखा हुआ पहला वाक्य हमारे सामने है, शी केम अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब ऊपर, ठीक है ना? शी केम अपस्टेयर्स, वह ऊपर आई, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारे सामने लिखा है ये अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज है। ये अपने आप में क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। अब पार्टिसिपल फ्रेज किसके साथ है? आप कहेंगे सर अपस्टेयर्स के साथ है। अपस्टेयर्स का मतलब ऊपर। क्या ऊपर चिल्ला रहा था अपनी आवाज में? नहीं। चिल्ला कौन रहा था? शी। तो सर हमारे सामने सेंटेंस एग्जैक्टली कैसा लिखा होना चाहिए? शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, यानी कि जितना चीख सकता था कोई इंसान उतना चीखते हुए, कोमा शी केम अपस्टेयर्स। हाँ जी, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के नजदीक रखा जाए जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जैक्टली शी को क्वालिफाई कर रहा है जिसने ऊपर आने का काम किया है। ठीक हो गया मेरे बच्चे? सवाल नंबर 2 को समझिएगा। सवाल नंबर 2 को, रिया ने अपने पिता को फोन किया एक्सपेक्टिंग सम डेंजर। एक बात मुझे बताओ, क्या पिता ने डेंजर को एक्सपेक्ट किया? अगर पिता डेंजर को एक्सपेक्ट करते तो फिर पिता फोन करते। यहां पर ये जो लिखा हमारे सामने पार्टिसिपल फ्रेज है, एग्जैक्टली ये पिता के लिए नहीं है, एग्जैक्टली ये किसके लिए है? रिया के लिए है। तो सेंटेंस की शुरुआत में आप इसे लिख देंगे क्या कहकर? एक्सपेक्टिंग सम डेंजर, कोमा, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रिया कॉल्ड अप हर फादर। ठीक है ना जी? मीनिंग अब समझ आ गया बेटा? ये लिखा हुआ पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये लिखा हुआ पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है रिया के लिए है जिसने पिता को फोन करने का काम किया। करेक्ट है बेटा? ठीक है भाई? हाँ के ना? ठीक है भाई? अब अगले सवाल पे आ जाओ। वॉकिंग इन द लॉन, लॉन में चलते हुए स्नेक ने काट लिया उसको। तो आप कहोगे सर जी लॉन में चलने का काम स्नेक तो कर नहीं सकता। समझ रहे?
लॉन में चलने का काम स्नेक तो कर नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत जगह पर लिखा हुआ है। सर लॉन में चलने का काम कौन करेगा? आप कहेंगे सर जिसको काटा है यही तो चलने वाला होगा। तो एक तरीका तो है कि आप इससे पहले ही लगाकर इस पूरे के पूरे वाक्य को एज इट इज लिख दें। इसका मीनिंग क्या हुआ? वह जो चल रहा था लॉन में, स्नेक ने उसे काट लिया। ये अपनी जगह ठीक हो गया भाई, ये अपनी जगह ठीक हो गया भाई, है ना? ओके भाई, ठीक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अ स्नेक बिट हिम इज वॉकिंग इन द लॉन, इसके पीछे उठा के रख दो, दूसरा तरीका हो, ठीक हो गया। तीसरा तरीका और सिखा देता हूं भाई। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो बेटा आप ये भी कर सकते हैं, अ स्नेक बिट हिम को आप उठा के रख देंगे पहले बाबू, ठीक है ना, इसको उठा के आप पहले रख दें, ठीक है भाई। और भाई साहब ये जो हमारे सामने लिखा हुआ ये जो ढिंका चिका है, इसको आप उठा के इसके बाद रख देंगे, ये भी अपने आप में बिल्कुल चल सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती पति पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपल फ्रेजेस हिम को बता रहा है। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हमारे सामने ये होगा, तीसरा तरीका और है, आप चाहो तो सेंटेंस को वाइल से भी लिख सकते हैं। क्या? वाइल ही वॉज वॉकिंग। अब यहां आप इसे पूरे ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द लॉन, वाइल ही वॉज वॉकिंग in the lawn, comma, a snake bit him। तो कभी कभी पार्टिसिपल फ्रेज के क्वेश्चंस को ठीक करने का एक नहीं, दो नहीं, एक से ज्यादा तरीका हो सकता है। करेक्ट? एक नहीं, दो नहीं, ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। अब थोड़ा आपकी बारी है बेटा, इन दोनों सवालों पर थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करके दिखाओ, ठीक है? फाइन, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके दिखाओ। इंडोर्स, आउटडोर्स, ठीक है जी। ये जो हमारे कुछ शब्द है ना, इंडोर्स है, आउटडोर्स है, फाइन। अप स्टेयर्स है, डाउन स्टेयर्स है, ठीक है जी। इन सभी के सभी शब्दों के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करते, ये खुद ब खुद अपने आप में ही एडवर्ब होते हैं, ये खुद ब खुद अपने आप में एडवर्ब होते हैं, ठीक है जी। अब इन्हीं शब्दों को अगर एडजेक्टिव आप बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे इंडोर और आउटडोर, अगर इनको आप एडजेक्टिव की तरह बनाना चाहते हैं तब इंडोर या आउटडोर कहा जा सकता है, जैसे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ठीक है जी। करेक्ट है भाई? नहीं सूर्या बेटा, पुरानी किताबें हैं उनसे भी पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंकज यादव बेटा पढ़ लो ना प्लीज। इतना सीरियस कंटेंट चल रहा है, आपको अपनी मस्तीबाजी चल रही है बेटा, इनको पढ़ लो बेटा, क्वेश्चंस बना लो। एक तो कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है, आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं भाई, ठीक है? कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब यही है कि पेपर का लेवल आसान होता है, ठीक है? आप मस्तीखोरी करते रहते हैं, पेपर वाला आपको बेहोश करके निकल जाता है। जाग जाओ भाई, जाग जाओ, टाइम पास यूट्यूब पे। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सिटिंग इन द डेंटिस्ट चेयर अ स्ट्रेंज थॉट। दिमाग लगा के ये बताओ, क्या डेंटिस्ट की चेयर में, क्या डेंटिस्ट की चेयर में एक अजीब विचार बैठा था? आप कहोगे नहीं सर, डेंटिस्ट की चेयर में एक अजीब विचार थोड़ी बैठा होगा। इस माई को देखकर हम समझ गए कि सर डेंटिस्ट की चेयर में मैं बैठा था, हाँ कि ना? तो इसको करने के तरीके क्या हैं? पहले तो आप यहां आई लगाकर इस पूरे के पूरे लिखे हुए वाक्य को यूं का यूं लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड हो गया? पहला तरीका सेट हो गया हमारे सामने, पहला तरीका हमारे सामने सेट हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका हम इसको भी बना सकते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ से, क्या? वाइल आई वॉज, उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज? सिटिंग इन द डेंटिस्ट चेयर, कॉमा अ स्ट्रेंज थॉट क्रॉस्ड माय माइंड। खत्म हो गई बात, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, अब इस सवाल को भी बना सकते हैं। ध्यान से देखो, सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। राइडिंग ऑन द हॉर्स, क्या हॉर्स पर राइड लॉयन कर रहा था? क्या हॉर्स पर राइड लॉयन कर रहा था?
देखो इस हिसाब से अगर मैं इसका चित्र बनाऊं ना, आपके दिमाग में चक्कर आ जाएंगे। कैसे भाई, ध्यान से समझना। राइडिंग ऑन द हॉर्स, सरकार ये एक हॉर्स है, इसको राइड कौन कर रहा था? लॉयन। अब भाई साहब इसने जंप लगा दी किसके ऊपर? हिम के ऊपर, यानी कि इन दोनों ने मिलकर किसी हिम के ऊपर जंप लगा दी। प्रैक्टिकल है ही नहीं ये सेंटेंस, ठीक है? तो बेटा एक बार इसको फटाफट से ठीक करके दिखाओ कैसे ठीक होगा।
चलिए भाई, प्रीति, नंदिनी, नमस्कार भाई, चले आगे। आ जाओ भाई शिवांश। चलो बेटा, अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे बच्चों, अब कहानी क्या है हमारे सामने। कुछ ऐसे भी फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे भी पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमें अलग सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिनके साथ हमें कुछ और अलग से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। कौन से हैं ये आप एक बार ध्यान से मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना। ठीक है, इन फ्रेजेस का थोड़ा अलग नेचर होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कंसीडरिंग, थोड़ा सा साथ साथ लिखने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने आपके सामने कहा लुकिंग एट द सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, जनरली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग को हम हिंदी में कहते हैं सामान्य बोलते हुए या बोलचाल की भाषा में, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, एक बार इनको कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे बेटा फटाफट से, सुभाषिनी लिखेंगे साथ साथ फटाफट से, ठीक है ना। सपोजिंग, आइडियली, थिंकिंग। आइडियली का मतलब होता है आदर्श रूप से। अब देखो इसमें कहानी क्या है, इस तरह के पार्टिसिपल फ्रेज में एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है क्या, कि अगर हमारे सामने ये जो सब्जेक्ट लिखा है, इससे पहला ये पार्टिसिपल फ्रेज भले ही इससे ताल्लुक ना रखे, तो इसी लिखे हुए सब्जेक्ट को हम पहले भी इस पार्टिसिपल फ्रेज से कंसीडर ना करें, फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में फ्रेजेस यूनिवर्सल होते हैं, जनरलाइज होते हैं, यानी कि ऐसा हर कोई सोचता है, हर कोई समझता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा जनरली स्पीकिंग अ मदर्स लव कैन नॉट बी डाउटेड। बेटा एक बार इसकी हिंदी मुझे बताकर दिखाना। ठीक है जी, एक बार इसकी हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। कंसीडरिंग द ट्रेंड, अ डिमागोग विंस एवरी इलेक्शन। डिमागोग हम किसे कहते हैं, एक ऐसे नेता को जो इमोशनल स्पीच के जरिए किसी का भी दिल लुभा लेता है। ठीक है, ओके। चलिए अब इन दोनों दोनों लिखे, पहले इस लिखे हुए सेंटेंस का इसका मैं मीनिंग बताता हूं। जो ट्रेंड चल रहा है उसे समझते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो भावुक नेता है ना, वो हर एक इलेक्शन को जीत सकता है। अब बाबू इसकी एक बार फटाफट से आप हिंदी मुझे बना के दिखाएंगे। अब आप बिल्कुल सही समझ गए हैं कि सामान्यतः अगर कहा जाए तो माँ का प्यार कभी भी शक नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, ओके। चलो अब थोड़ा सा आप लोगों को ना एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, जरा इनको आपस में पार्टिसिपल फ्रेजेस से जोड़कर दिखाएंगे। ही हैड अ बाथ, फुल स्टॉप, ही वेंट टू हिज कॉलेज। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाओ फटाफट से, कुछ नया सीखने को मिलेगा भाई हम।
आइए बच्चों देखो, ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, ही हैड अ बाथ, ही वेंट टू हिज कॉलेज। बेटा इसको जोड़कर दिखाओ। चलिए बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर उसने स्नान लिया, स्नान लेने का काम पूरा कर दिया, आप इसे कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं हैविंग। अब इस हैविंग के साथ, इसके साथ हमने लिखा थर्ड फॉर्म, हैविंग हैड अ बाथ, ठीक है, कॉमा, दोनों का डूअर सेम ही है, हम क्या लिखेंगे? ही वेंट टू हिज कॉलेज। खत्म होगी बात, है ना? आजकल बोलचाल की भाषा में इसी तरह के वाक्य को हम आफ्टर के साथ या बिफोर के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? इसी लिखे हुए वाक्य को हम आफ्टर या बिफोर के साथ भी जोड़ सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ही हैड हैड अ बाथ बिफोर ही वेंट टू हिज कॉलेज। आप कहोगे सर ये तो टेंसेस में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंस में पढ़ाएंगे, क्यों चिंता करता है मेरा भाई? सर इस बिफोर से पहले ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट हो गया और इस बिफोर के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है ना? ठीक है। इसी लिखे हुए सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है? इसी लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं सिर्फ आफ्टर को ही, अगर मैं सेंटेंस में आफ्टर को ही प्रेपोजिशन की तरह लेकर चलूं, तो प्रेपोजिशन के बाद हमें इस हेड को, यानी कि इस लिखी हुई वर्ब को बेस फॉर्म में लेकर जाना होगा और कहना होगा आफ्टर हैविंग। क्या कहेंगे हम इसके लिए मेरे भाई, बताइए? तो आप क्या कहेंगे? आफ्टर हैविंग अ बाथ, ठीक है ना, स्नान करने के बाद, कॉमा, ही वेंट टू हिज कॉलेज। मेरी बात को एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों, मेरी बात को एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों। हेड का दो बार यूज करेंगे ना बेटा। देखो ये पास्ट परफेक्ट की क्या हो गई, लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पास्ट परफेक्ट का नाम तो सुना होगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम सुना होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हेड। इसके साथ मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहां पर क्या लिखा है? ये जो हेड है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट की, और इस हेड की थर्ड फॉर्म है ये हमारे सामने हेड। अब तो गलती नहीं करेंगे बेटा, ठीक है जी, अब तो गलती नहीं करेंगे बेटा, ओके। तो हमारी बात ये समझ में आई कि कभी कभी एक नहीं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम कई सारे तरीके अपना सकते हैं। क्या बोले हम? कई सारे तरीके अपना सकते हैं। अब इन कई सारे तरीकों में अगर थोड़ा ध्यान हम देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है जो हमारे सेंटेंसेस में रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में रिलेटिव क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, हम रिलेटिव क्लॉज को भी आपस में कंबाइन करके पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव क्लॉज कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना, रिलेटिव क्लॉज को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करके किस में लिख सकते हैं? रिड्यूस करके हम इसको बाबू पार्टिसिपल फ्रेज में लिख सकते हैं।
जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना जी, जरा गौर फरमाइएगा। एक दो सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। ही हु वॉज ड्राइविंग हिज कार, ठीक है ना जी, ही हु वॉज ड्राइविंग वॉज हिज कार वॉज स्टॉप्ड बाई अ पुलिसमैन, ठीक है भाई, हाँ कि ना। देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। शिखर कैंसल द ट्रिप, ठीक है ना, शिखर कैंसल द ट्रिप, ठीक है ना, विच कोस्टेड हिम रुपीज 2 लाख रुपीज। चलिए चलिए फटाफट से। एक भाई ने पूछा है द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल, आगे सेंटेंस लिखा है, ठीक है। वैभव शाह, बेटा सवाल को खुद हल करने के लिए दिमाग तो लगा लो। इतना कुछ सिखा दिया, इसलिए तो सिखा दिया ताकि अब आप इन क्वेश्चंस को खुद बना सकें। प्रोनाउन में ये क्वेश्चन आपको कराया है। ये कैंडिडेट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये इस लिखे हुए सब्जेक्ट का पार्टिसिपल फ्रेज है। ये इसका पार्टिसिपल फ्रेज है। अब ये अगर सब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए बेवजह यहां ही क्यों लगाया है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट अगर ये है तो इसके लिए सीधी यहां पर हम वर्ब लिखाएंगे। समझ रहे बेटा? इसलिए थोड़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा कि आप फिर वहीं आकर खड़े हो जाओ भाई। इतना डिटेल में समझाने का मतलब ये होता है कि अब तो आपको क्वेश्चन को देखते ही खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसको देखते ही आप कह देंगे कैंडिडेट के साथ ये बीइंग अ ग्रेजुएट लिखा है, ये तो पार्टिसिपल फ्रेज है। यही सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट को हम रिपीट करते ही नहीं। आप ऐसा करोगे तो फिर मेरी मेहनत जीरो हो गई भाई। मेरी मेहनत पूरी तरह से आप बर्बाद कर दिए हैं भाई। ठीक है भाई, चलो बेटा करते रहो, अच्छा लग रहा होगा। They are hiring the employees। इतना डिटेल में पढ़ाने का मतलब यही होता है बेटा कि अब आप इस लेवल पे हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। सोचने की कोशिश करोगे तो सारे सवालों के जवाब बनेंगे, सोचोगे नहीं तो फिर तो टाइम पास है भाई साहब। फिर तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं कि सर जो हमारे दिमाग में बस वही हमें आना चाहिए, आप कुछ मत सिखाओ हमें, हम तो जीरो हैं गुरुजी। सवाल को पढ़ के तो देख भाई। Who were fired, ठीक है जी। फायर्ड का मतलब होता है जिन्हें निकाला गया है। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को हम पार्टिसिपल फ्रेज के जरिए आपस में जोड़ने का काम करेंगे। कैसे पार्टिसिपल फ्रेज इनके साथ जुड़ने का काम करता है? ही, यही हमारे सामने सब्जेक्ट है किस चीज का? वॉज स्टॉप्ड बाई अ पुलिसमैन, ठीक है जी। अब हमारे सामने ये लिखा हुआ है क्या चीज? ये हमारे सामने लिखा हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज बनाने वाला रिलेटिव क्लॉज, ठीक है जी। हम इसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं पार्टिसिपल फ्रेज में। यहां ही लिखेंगे हम, ठीक है ना जी। ही के बाद लिखेंगे छोटा सा कोमा, आगे लिखेंगे क्या चीज? ड्राइविंग हिज कार, कोमा, और उसके बाद ये जो भी कुछ लिखा है खत्म होगी बात। वह चला रहा था जो गाड़ी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रोक लिया गया पुलिस के द्वारा, बात खत्म। ठीक है जी, हाँ या ना? सवाल नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। शिखर कैंसल द ट्रिप विच कोस्टेड हिम 2 लाख रुपीज। आप लिखेंगे इसका शिखर कैंसल द ट्रिप, शिखर ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब आप यहां पर विच को हटा दो, ठीक है जी। यहां पर आप क्या करेंगे? हटा दो, ठीक है। यहां इसको पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट कर दो। क्या कहेंगे भाई? कौन सी ट्रिप है? इस ट्रिप को एक्सप्लेन करने वाला कौन होगा? कोस्टिंग हिम रुपीज 2 लाख, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई,
खत्म हो गई बात। ओके, हाँ के ना, बात समझे। यहां पर लिखा दे आर हायरिंग द एम्प्लॉयज हु वर फायर्ड। ठीक है, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर हायरिंग द एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, इसका मतलब उनको नौकरी दे रहे हैं। हटाओ, ठीक है ना जी। आप क्या लिखेंगे सर, इसके आगे थोड़ा सा वाक्य और लिख देंगे ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। फायर्ड फ्रॉम अदर कंपनीज, आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, कैसे आसान हो जाएगा, फायर्ड, फायर्ड फ्रॉम अदर कंपनीज। ठीक है, अब वैभव शाह आपके लिए एक छोटा सा काम है, ठीक है ना, आपने हमारा दिमाग खराब किया, अब हम तुम्हारे दिमाग को तेज कर देंगे। इसको जरा, ये भी अपने में पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना, जरा इसको रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करके दिखा देंगे। लो भाई साहब, सारी रामायण सुना दी, सारी रामायण सुना दी, और अनमोल भाई कह रहे हैं विच क्यों हटा रहे हैं। जब मैं ये लिख रहा था तब आपने सुना बेटा मैं क्या बोल रहा था, जब मैं ये लिख रहा था तब मैं आपको बता रहा था, कुछ आपने सुना कि हम रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, उसको पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट करना सिखा रहा था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया अनमोल, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया मेरे भाई आपने। आप जैसे 5-7 स्टूडेंट और हो जाए ना, भगवान कसम मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाए। अगर इस लिखे पार्टिसिपल फ्रेज को हम रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, द कैंडिडेट हु वॉज अ ग्रेजुएट, कॉमा, हु वॉज नहीं, हाँ इज लिखना पड़ेगा ताकि टेंस की कोऑर्डिनेशन बन सके, इज एलिजिबल बर्बाद सिंह है भाई। फायरिंग का मतलब तो होता है जो फायर हो रहे हैं, वो नॉनसेंस हो जाता है, उसका मीनिंग ही गलत है। पिछली क्लास में आपको पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है जी, चलिए भाई, बेटा क्लास में पूरी तरह ध्यान रखा करो, वरना बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा बेटा, सारी करी कराई मेहनत बर्बाद हो जाती है टीचर की। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने समझने का काम किया, जो पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं ना, जो पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं, अभी तक हम लोगों ने यह समझने का काम किया कि पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टिसिपल फ्रेज एडवर्ब का काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना जी, एडवर्ब का ये काम कैसे कर सकते हैं, किसी भी लिखे हुए वाक्य में एडवर्ब किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, एडवर्ब बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग और लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है ये बनता है अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बनता है ये अपने आप में, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कोई भी काम क्या है, कैसे होता है, यानी कि काम के होने के बारे में ये बताए कैसा काम होने का तरीका है। समझ रहे, कैसा काम होने का तरीका है। ऐसे लिखे हुए वाक्य में हमें क्या चीज खास देखने को मिलती है भाई, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं, तो ऐसे लिखे सेंटेंस में जो वर्ब होती है, वो वर्ब अपने आप में होती कौन सी है, आप कहेंगे सर जी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होती हैं। कैसी होती है बेटा, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होती हैं, करेक्ट है। वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पर आने या जाने वाली ऐसी वर्ब जो कहीं पर आने या जाने वाली बात कर रही होती हैं। जैसे उदाहरण भी लिख देता हूं साथ साथ, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा गो, कम, रीच, एंटर, ठीक है ना, सेंड लिख ही देता हूं, एंटर नहीं तो एक आधा दिमाग इतना तेज लगा देता है ना,
सवाल पैदा करने वाले कई बच्चे हैं हमारी क्लास में। सवाल नहीं होते लेकिन सवाल पैदा करने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना। इन सभी बच्चों को हम पाकिस्तान भेजेंगे, वहां की जीडीपी में इनका खासा योगदान हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, अब मैं सवाल दे रहा हूं, पहले ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है। बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर, ठीक है जी। चार सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है जी। चार सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ठीक है जी। इन चारों के चारों लिखे हुए सेंटेंसेस में ध्यान से ये देखकर बताओ कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज। चार सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं बेटा, चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना। ये जो चारों के चारों पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, इनमें से कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज एडवर्ब है, इनमें से कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव है। जल्दी से बताने की कोशिश करें, जल्दी से बताने की कोशिश करें। सर एयरफोर्स में इंग्लिश आती है क्या, प्लीज बता दो। जी आती है बेटा। आओ भाई, पहला सवाल है रवि ने पकड़ा किसको, उसको पकड़ा। वो कैसी थी, ये अपने आप में प्रोनाउन है जो इस लिखे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब ये सारा का सारा लिखा पार्टिसिपल फ्रेज इस प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो यानी कि ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, रवि केम क्राइंग बिटरली। तो आप कहेंगे सर रवि आया, आने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आना अपने आप में क्या है, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है। यहां पूरा का पूरा ये पार्टिसिपल फ्रेज आने के बारे में बता रहा है। वो कैसे आया, जोर जोर कर, फूट फूट कर रोते हुए आया, यानी कि इस लिखी हुई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, है ना। अब एक बात थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाकर बताना मुझे, क्या मैं ये कह सकता हूं क्राइंग बिटरली ही केम, क्या मैं ये कह सकता हूं क्राइंग बिटरली ही केम, यस या नो में आंसर दे दीजिएगा जब आपको ठीक लगे। अगले सवाल को देखते हैं, स्नेहा ने लौटा दिया, किस चीज को लौटा दिया, कीज को लौटा दिया। कीज अपने आप में क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है। ये पूरा का पूरा लिखा फ्रेज, कीज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था, तो कीज की विशेषता बताने के लिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। अगला सवाल लिखा है, स्नेहा रिटर्न कैरिंग द बैग, कैरिंग द की। आप कहेंगे सर स्नेहा आई, आने वाली ये हमारे सामने वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो कैसे आई,
हाथ में चाबी लेते हुए आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। तो पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये मैंने आपके सामने लिखे हुए इन वाक्यों में समझाया। अब ये लिखा हुआ जो वाक्य है भाई, ये मैंने आपसे पूछा क्या ये अपने आप में सही है या नहीं है, ठीक है ना जी। तो आप कहोगे सर जी ये जो है ना अपने आप में ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, उसके आने को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये आने को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब अगर ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये अपने आप में एडवर्ब फ्रेज हो गया ना गुरुजी। तो एडवर्ब फ्रेज प्रोनाउन के पास क्यों लिखा जाएगा, नहीं लिखा जा सकता, इसी वजह से हम इस लिखे हुए वाक्य को गलत मानेंगे। करेक्ट है भाई, बात समझ में आ गई, हाँ कि ना, बताइए मेरे भाइयों, यहां तक की बात समझ में आ गई भाइयों। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट सीख रहे हो भाई। इन टॉपिक्स में आप लोगों को ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से पढ़ना होगा। ये कोई लल्लू पल्लू टॉपिक नहीं है भाई, समझ रहे, ये वो लल्लू पल्लू टॉपिक नहीं, ये पढ़ इस चीज को रहे और दिमाग में आपके एयरफोर्स घूम रहा है, समझ रहे, पढ़ ये रहे और दिमाग में प्रोनाउन घूम रहा है, नहीं चलेगा काम भाई। इसके लिए आपको 100% ध्यान देना होगा, वरना याद रखना कट ऑफ ऊंची जाने की खास वजह एक ही है, कट ऑफ ऊंची जाने की खास वजह एक ही है भाई साहब। पेपर का लेवल हल्का रखो, बीच में 2-3 ऐसे क्वेश्चन दे दो कि बच्चा तैयारी ही सीरियस होके नहीं कर रहा तो वो 2-3 क्वेश्चंस को पकड़ ही नहीं पाएगा, समझ रहे। 2-3 क्वेश्चंस को अगर वो नहीं पकड़ा वो बर्बाद हो जाएगा, वो फिर आगे लाइन में बैठ जाएगा, सर जी हम फेल हो गए 2 नंबर से, क्या करें। उस बच्चे को ऐसी गलत फहमी होती है कि मेरा बाकी तो सब ठीक था, 2 नंबर से ही तो रह गया, मैं खुद से ही तैयारी करूंगा 2 नंबर और रिकवर कर लूंगा, जीवन भर नहीं हो पाएगा भाई, कितनी दौड़ लगा लो, समझ गए। तो अब भाई थोड़ा होश में आ जाओ, बकैती काटना बंद कर दो बेटा, टीचर सीरियस होके लगा हुआ है पढ़ाने, तो आप इस चीज को भी समझ के चलेंगे ना कि आपके लिए भी मैटर सीरियस है, आपके लिए भी मैटर सीरियस है, ठीक है भाई। बाकी आपकी चॉइस है बेटा, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है जी, ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूंगा भाई, ज्यादा कहने से ना बच्चे बुरा मान जाते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं चीजों को ना और गहराई से समझने के लिए। चलिए इन सभी लिखे हुए वाक्य में जहां जहां आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, जहां जहां आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, ठीक है, उनको थोड़ा सा समझने का काम करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे ध्यान से। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं, पुरानी बात है, मैं अगर रनिंग शूज की बात करता हूं, ये नाउन है, ये नाउन मॉडिफायर है, आप चाहो तो इनको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, शूज फॉर रनिंग, ठीक है जी, करेक्ट है भाई। ऐसे मामले ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है और ये हमारे सामने जेरंड है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं, अच्छे से याद है ये चीज, ठीक है। हालांकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो फिर तो सारी ही मेहनत बर्बाद है भाई मेरी, ठीक है ना। अब अगर मैं आपके सामने कहूं रनिंग बॉयज
तो मैं कहूं कौन से लड़के, आप कहोगे सर ये तो नाउन हो गया, ये इस लड़कों की क्वालिटी बता रहा है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव होने का मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। ठीक है भाई, हाँ है ना। मैं अगर आपसे पूछूं भाई कौन से लड़के, विच बॉयज, तो आपका आंसर होगा दौड़ते हुए। और दौड़ते हुए को ही हमारे सामने बताया जा रहा है किसमें, रनिंग में। किसमें बताया जा रहा है, ठीक है भाई। हिमांशी गुड़िया कह रही है आप तो गुस्सा हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मेरे पापा एक बात कहते थे हिमांशी, आज आपको बताऊं, मेरे पापा एक बात कहते थे, आप भी अपने जीवन में याद रखना, क्योंकि अगर मेरे पापा ने कहा है और मैं उस बात को मानता हूं, तो नेचुरल सी बात है मेरे छोटे से बंदर, आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ जरूर काम आएगा। इंसान को ज्ञान तब होता है जब उसके जीवन में बहुत सारा वक्त निकल जाता है। ठीक है, अगर हमारे दिमाग में ये चीज रह जाएगी ना कि जब हम पेपर दे के आएंगे, अभी जैसे मैं अगर नॉर्मल सी बात आपको करूं, मेंस का पेपर 2024 का, आप उसकी यूट्यूब पर वीडियो भी देखेंगे, मैंने डाली हुई है। मेंस का पेपर अगर आप देखोगे, इतने सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस पेपर पूछ रहा है, इतने सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन पूरे के पूरे इंग्लिश के सेक्शन में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए जिसके ऊपर बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन्हें गलत करके आ रहा है। और आप अगर पिछली रुझान देखोगे ना, मेंस के बच्चों की बात कर रहे हैं हिमांशी, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि किस मार्जिन से बच्चे फेल होते हैं। जो कट ऑफ जाती है उससे 2 या 3 नंबर से ही बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। और मैं आपके लिए चिंतित हूं मेरे लाडले बेटा, इसलिए मैं आपके सामने आपको डांट देता हूं अगर आप फिजूल बातों में जाते हैं। आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए, आपके ये फॉर्म भर सकते हैं, वो पेपर में इंग्लिश आती नहीं आती, अरे सीधा लिखो गूगल पे सिलेबस ऑफ एयरफोर्स, 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करो, दुनिया भर के यूट्यूबर बैठा रखे भगवान ने जो यही काम कर रहे हैं। इस क्लास में मेरे बेटे आपने टाइम दिया है, आपने पैसा दिया है, किस लिए? मैं न्यूज ब्रेकर नहीं हूं ना, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि ये इतनी डिफिकल्ट चीजें पड़ती हैं बच्चों के लिए, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये कभी समझ नहीं आती चीजें। ये है कारण। और आपको समझाने का मतलब, आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं सारे, और कोई रीजन नहीं बेटा, कोई रीजन नहीं है। बताओ, मैं तुम्हारी भैंस खोल के लिया है भाई? है भाई, मैं तुम्हारी भैंस खोल के लिया है भाई? तुमने मेरे को पत्थर मार दिया भाई? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, समझ रहे? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे बेटा। तो फिर मैं आपसे क्यों गुस्सा होऊंगा? मेरा कोई मतलब नहीं गुस्सा होने का। पहला सवाल कहता है मुझे क्या पसंद है, ये हमें क्या का जवाब दे रहा है, यानी कि ये हो गया है नाउन, और इसी नाउन को हम जिरंड से पहचान गए। अगला सवाल हमारे सामने है क्या भाई, मुझे पसंद है कौन, हीना पसंद है, यानी कि इस लिखी हुई वर्ब का ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन है। अब हीना कैसी पसंद है, गाती हुई पसंद है। मैं हीना को तभी पसंद करता हूं जब हीना गा रही होती है, तो ये अपने आप में क्या हो गया है यहां पर, इसका एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव को ही हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, करेक्ट है, हाँ कि ना? अब अगर इसी सवाल में एक छोटी सी बात और हम कह दें दोस्तों, ठीक है, अगर इसी लिखे हुए सवाल में मेरे छोटे से बंदर, मैं यही चीज को अगर इस पूरी की पूरी बात को बदलकर आपके सामने यहां लिख दूं, हीना अपोस्ट्रोफे एस सिंगिंग, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये नाउन बन जाएगा। भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग नाउन हो गया, यानी कि अपने आप में जिरंड है। इस लाइक का ऑब्जेक्ट है ना? नाउन से पहले कौन सा केस आता है? आप कहेंगे सर पजेसिव केस आता है। समझ रहे हैं? दोनों का डिफरेंस समझ लेना। मुझे हीना पसंद है जब वह गाती है, मुझे हीना पसंद है गाती हुई, ना कि चुप बैठी हुई। और यहां क्या मतलब बन गया, मुझे पसंद है गाना। किसका गाना? हीना का गाना, जो वो गाती है मुझे उसका गाना पसंद है। डिफरेंस समझ आ गया बेटा? ठीक है भाई, है ना? ठीक है मेरे बच्चों। सिद्धेश भाई कह रहे हैं आपके डांटने से हम सीखेंगे, हम बुरा नहीं मानते, आप बहुत अच्छे हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो आप सच में बहुत अच्छे लेवल पर आ रहे हो धीरे धीरे।
और सारी जिंदगी बीत जाएगी दोस्त, सारी जिंदगी बीत जाएगी, आपके मुंह पर आपका सच बोलने वाले बहुत कम होंगे। हमेशा याद रखना, आप कितने भी दोस्तों की लिस्ट बना लो सर, बहुत मुश्किल से कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपके मुंह पर, अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना छोटे भाई, तो आपके मुंह पर यह कह देगा तू गलत कर रहा है, तुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए। बहुत कम दोस्त मिलेंगे, आज इस चीज को नोट करके देख लेना। और ऐसे दोस्त, अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना, अगर आप कोई गलती कर रहे हो और आपको कहे हाँ हाँ मार साले का, मैं देख लूंगा, तू मार, मुंह तोड़ साले, सिर फोड़ दे साले को, ऐसे दोस्त भरे पड़े हैं भाई। आई लाइक हीना सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, तो ये सारा अपने आप में क्या है भाई, ये सारा का सारा अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है जी, मुझे हीना कैसी पसंद है, क्लासिकल सॉन्ग्स गाते हुए, ये इस लिखी हुई वर्ब का अपना नाउन ऑब्जेक्ट है। स्माइलिंग क्योर्स स्ट्रेस, सर हंसने से तनाव खत्म होता है, ये हमारा क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, खत्म। आई लाइक स्माइलिंग फेसेस, सर मुझे कैसे चेहरे पसंद है, आप कहेंगे ये सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फेसेस है, ये अपने आप में क्या है, नाउन। सर कैसे, विच फेसेस, विच फेसेस, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन से चेहरे मुझे पसंद हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद हैं, तो आप कहेंगे विच फेसेस का आंसर स्माइलिंग अगर दे रहा है तो ये अपना में एडजेक्टिव बन गया गुरुजी। अब कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी, हाँ कि ना, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे बंदर। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। दिस इज डाइनिंग टेबल, आप कहेंगे सर यहां पर हम अगर समझें तो पहले तो हमें आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, ये अपने आप में नाउन है, ये अपने आप में नाउन मॉडिफायर है, कायदे से अगर हम कहें तो ये अपने आप में जिरंड है। मैं इसको खोल के वापस लिख सकता हूं कैसे, टेबल फॉर डाइनिंग, टेबल फॉर डाइनिंग, ठीक है ना जी, डाइनिंग में डबल एन नहीं आता, सॉरी भाई, ठीक है ना, ऐसी टेबल जिसपे हम खाना खा सकें। आई नोटिस्ड अ स्लीपिंग स्टूडेंट, ठीक है जी, आ जाइए। आई नोटिस्ड अ स्लीपिंग स्टूडेंट, मैंने किसे देखा, नाउन, और स्टूडेंट को देखा, कौन सा स्टूडेंट था, सोता हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव होने का मतलब ये अपने में प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो भाई बहुत दूर तक घुमा लेकर आया हूं आप लोगों को, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझा दी हैं दोस्तों, ठीक है, फाइन, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझा दी हैं, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को समझा दिया है। मुझे लगता है आज यहीं पर रोक देना चाहिए, आप कहो तो, या थोड़ा आगे चलें, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। खाओ पियो ऐश करो मित्रा, दिल पर किसे दर्द खायो ना, ठीक है जी। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, कल हम इसको ख़त्म करेंगे भाई, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया बेटा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। पार्टिसिपल फ्रेज बनाने सीखे हैं, इसके दो ढांचे हैं, एक इमीडिएट एक्शन पैरेलल एक्शन, एक टाइम टेकन एक्शन, कैसे जुड़ते हैं ये हम लोगों ने सीखा। पेपर आपको कैसे सवाल देता है बेटा जोड़ने के लिए, कभी कभी अरेंजमेंट को लेकर भी सवाल हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है जी। रिलेटिव क्लॉज के साथ भी हम इसे कैसे कॉम्पैक्ट बनाते हैं, ठीक है भाई। और ये हम लोगों ने पार्टिसिपल फ्रेज का एडवर्ब वाला रूप भी समझ लिया है और उसमें खास गलती सामने आई। उसके बाद हम लोगों ने आईएनजी को और दोबारा से फिर से एक बार समझने की प्रयास किया, ठीक है। तो आप पहले यहां तक अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है, फिर कल हम आपके साथ चलेंगे अगली क्लास में, ओके। तो कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे भाई इसी बात पे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई मेरे लोग, आज इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।